आज का पहला प्रश्न है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान यानी अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी: पूर्ण बेलोच, लोचदार स्वरूप की, पूर्ण लोचदार, ये सभी। देखिए, लोच शब्द का अर्थ होता है इलास्टिसिटी, यानी किसी चीज का सॉफ्ट रवैया, यानी किसी चीज का जो रवैया है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बल्कि सॉफ्ट है, उसे लोचदार बोलते हैं। तो यहां पर लोच का अभिप्राय वही है। ठीक है, आपूर्ति जो है वो वस्तु की वह मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बेचने के लिए तैयार रहता है। जब उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित करता है तो उसकी आपूर्ति लोचदार स्वरूप की होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का बी वाला, लोचदार स्वरूप की। दूसरा प्रश्न है आपका, मूल्य और उत्पादन किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, एकाक्रेताधिकार। देखिए, एकाक्रेताधिकार का मतलब ये है कि यहां पर केवल एक ही फर्म है जो कि किसी भी माल को खरीदेगी, यानी केवल एक ही क्रेता है जो किसी भी उत्पाद को खरीदेगा। इसके अलावा कोई अन्य क्रेता इस उत्पाद को नहीं खरीदेगा। अगर भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपके यहाँ जो गन्ना मिलें हैं, तो गन्ना मिलें हैं जो गन्ने से संबंधित कानून बनाए गए हैं, उनके तहत जो गन्ना मिलें हैं वो एक तरह से एकाक्रेताधिकार के दायरे में ही आती हैं, क्योंकि वहां पर कानून बना हुआ है कि 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर आपके जो भी गन्ना मिल होगी आप उसी में ही अपना गन्ना बेच सकते हैं, उससे बाहर आप गन्ना नहीं बेचेंगे, ऐसा कानून बना हुआ है। तो ये जो अधिकार है एकाक्रेताधिकार है। अब यहाँ पर कीमतें, यानी यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में गन्ना ज़्यादा उपज, गन्ने की उपज ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर किसानों की जो गन्ने का प्राइस है कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या गन्ने की पैदावार कम हुई तो किसानों को मिल वाले ज़्यादा पैसा देंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कीमतें फिक्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर शुगर मिल वाले ने तय कर दिया कि हमें इस कीमत पर ही गन्ना खरीदना है तो वही कीमत इसे मिलेगी। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उत्पादन से फर्क नहीं पड़ता है, उत्पादन कितना ज़्यादा हुआ है कितना कम हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि जो एकाधिकार है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है या अल्पाधिकार है, यहाँ पर मूल्य और उत्पादन का अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर मूल्य और उत्पादन पर प्रभाव डालता है। वहीं एकाक्रेताधिकार में मूल्य और उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पर जो उत्पादक है उसकी मजबूरी होती है कि उसको बेचना ही बेचना है और केवल एक ही फर्म को बेचेगा, वो किसी और को बेच भी नहीं सकता है। जैसे आपके भारत में गन्ना के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला, एकाक्रेताधिकार। तीसरा प्रश्न है आपका, किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन, घी तैयार करना किसका भाग है? खपत, निजी लेखा निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन। देखिए, किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना खपत के अंतर्गत आता है, यानी ये खपत में काउंट होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, उत्पादन कारक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? आभासी लगान, किराया, मजदूरी, अंतरण भुगतान। आभासी लगान या फिर अर्ध किराया उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को इंगित करता है। कुल आगम तथा कुल परिवर्तनशील लागतों के अंतर को ही आभासी लगान कहा जाता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत से अधिक जितनी आय प्राप्त होती है वह वस्तुतः स्थिर साधनों के सहयोग के कारण होती है, और यही अतिरिक्त आय आभास लगान है। आभास लगान जो है वो अल्पकालिक और अस्थायी होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है वो है ए वाला, यानी उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को आभासी लगान कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, आभासी लगान, फिर आगे ब्लैंक स्थान है, परिघटना है, मध्यावधिक, दीर्घावधिक, अल्पावधिक या उपरोक्त में से कोई अवधि नहीं। देखिए, आभासी लगान का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्शल ने दिया था, इसका प्रतिपादन मार्शल ने किया था। और जैसा कि अभी आपने देखा है, आभासी लगान एक अल्पकालीन अस्थायी व्यवस्था है जो दीर्घकाल में समाप्त हो जाती है। आभास लगान का विचार केवल उन संसाधनों से संबंधित है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में तो स्थिर होती है लेकिन दीर्घकाल में बढ़ाई जा सकती है, जैसे मशीन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का सी वाला, यानी ये अल्पावधिक होती है। छठवां प्रश्न है आपका, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? असीमित,
वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में स्वर्ण का मुक्त टंकण, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। देखिए, स्वर्ण मानक एक मौद्रिक प्रणाली है जिसमें सोने का एक तय मानक आर्थिक मूल्य की इकाई होती है। इसके अंतर्गत सोने के सिक्के की ढलाई और उसका प्रसार प्रतिस्थापित रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी लेन देन के लिए सोने का लदान अनुमतिजन्य होता है। तो यहां पर स्वर्ण बुलियन मान जो है स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में प्रयुक्त करने की बात की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। समस्त पूर्ति और मांग, कुल बचत और निवेश, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, ऋण योग्य निधियों की मांग और आपूर्ति। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम से कम 10वां एग्जाम में पूछा गया है, खास करके पीसीएस एग्जाम में, और यूपीएससी में भी पूछा गया है ये। देखिए, फिलिप का वक्र देश में बेरोजगारी के स्तर और मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। इस वक्र के माध्यम से बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच व्याप्त नकारात्मक संबंध को दर्शाया जाता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 7वें का सी, यानी बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? आशावादी, अंशतः आशावादी और अंशतः निराशावादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने वर्ष 1978 में एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी बताया कि प्रकृति बढ़ती जनसंख्या को अपने संसाधनों के अनुरूप नियंत्रित करती रहती है। माल्थस ने जनसंख्या के संबंध में अत्यंत निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जनसंख्या जो बढ़ोतरी होती है वो ज्यामितीय तरीके से होती है, कुछ इस तरह से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, कुछ इस तरह से ज्यामितीय तरीके से जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है। वहीं जो भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी जो बढ़ोतरी होती है वो अंकगणितीय तरीके से होती है, यानी इसको इन्होंने ज्यामितीय तरीके से बताया और जो संसाधन है, प्रकृति के संसाधन है, उनको अंकगणितीय तरीके से डिनोट किया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि फलस्वरूप अति जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अकाल, महामारी आदि विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इनकी अप्रोच इस मामले में निराशावादी है, आशावादी नहीं है बल्कि निराशावादी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उच्चतर दर पर बढ़ती है, उसी दर पर गिरती है, निम्नतर दर पर बढ़ती है, उच्चतर दर पर गिरती है। सीमांत लागत के अंतर्गत माल के उत्पादन में एक सीमांत परिवर्तन यानी एक छोटा सा परिवर्तन या उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के परिणाम स्वरूप सीमांत लागत में वृद्धि होती है। लेकिन वहीं अगर औसत लागत अगर गिर जाए तो सीमांत लागत जो होती है वो भी उच्चतर दर पर गिरती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र क्या है? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। देखिए, अर्थशास्त्र एक समाज विज्ञान है जो वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ माने जाते हैं और अर्थशास्त्र को समष्टि तथा व्यष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो में विभाजित किया जाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला, अर्थशास्त्र एक समाज विज्ञान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।